हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है वारिकशाह और डरहम के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है एजबास्टन बर्मिंघम में। दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है। सेकंड लास्ट मैच है दोनों टीमों का, और मेरे ख्याल से वारविकशायर का लास्ट होम मैच भी है। वारविकशायर ऑलरेडी क्वालिफाई लगभग कर चुकी है। लगभग नहीं, वो कर ही चुके हैं और वो टॉप में भी ख़त्म करने वाले हैं ग्रुप में अपने। तो होम क्वार्टर फाइनल भी उन्होंने कंफर्म कर लिया है। डरहम बाहर हो चुकी है और ये सेकेंड लास्ट मैच नहीं है, लास्ट मैच है। और आज ही मेरे ख्याल से लास्ट मैच डे भी होगा ग्रुप स्टेजेस का। इसके बाद नॉकआउट मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो जो भी है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आप कह सकते हैं वारविकशायर की तरफ से। 13 में से मेरे ख्याल से 10 या 11 मैच वो जीते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स का जो नाम है, बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स का परफॉर्मेंस तो नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डोमेस्टिक प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है और उनके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने जीत भी दर्ज करके रखी हुई है। डरहम शायद उतना बुरा नहीं गया, लेकिन जब बात आई रिजल्ट लाने की तब वो नहीं कर पाए। एज ए यूनिट उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं करा था, लेकिन अहम मौके पर कुछ बड़े प्लेयर्स का ना रहना और उसके ऊपर एज ए यूनिट उनका परफॉर्म ना कर पाना उनके लिए बहुत भारी पड़ा है, जो कि हर सीजन में डरहम के लिए बढ़ता भी है। बराबर। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस, ज़्यादा बातें नहीं करते। कल वाले मैच की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट गया होगा आपके लिए। लगभग सारे प्रेडिक्शंस ही हमारे ठीक ठाक गए थे। स्मॉल लीग के लिए तो ठीक ही था। खाली मेरे ख्याल से मैकेंड्रू के बारे में हमने उतनी बातें नहीं करी थी, उनकी जगह पर हम ब्रैड क्यूरी पे फोकस कर रहे थे। तो वो एक चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ अगेंस्ट गया होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच एजबास्टन बर्मिंघम में होने जा रहा है, वारविकशायर का जो घर है। आखिरी होम मैच ऑब्वियसली ग्रुप स्टेज के। वेदर क्लियर ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो डरहम यहाँ पे 2-3 से पिछड़ रही है वारविकशायर के अगेंस्ट में। इस सीजन में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है दोनों टीमों के बीच में, जो मैच भी हमने कवर करके रखे हुए हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5-6 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ अपने को देखने मिल रहा है। ज़्यादा पुराना मैचेस में आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। थोड़ा जब नए मैचेस आएंगे 2021 से तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने शुरू होंगे जो रिलेवेंट होंगे। तो 2019 में जो मैच हुआ था ये चेस्टर स्ट्रीट में हुआ था, मतलब डरहम का घर है। 19 ओवर का मैच था। ग्राहम क्लार्क आपको दिख जाते हैं इस फिक्चर में कई बार। बाकी इस फिक्चर में तो कोई और प्लेयर्स नहीं है जो करंट स्क्वाड्स में अवेलेबल होंगे। और बर्मिंघम ने यहाँ पे सेकंड लास्ट बॉल में जाके मैच जो है जीत लिया था। मीडियो रेंज का स्कोर हुआ था, बहुत ज़्यादा विकेट्स भी नहीं गिरे थे। ग्राहम क्लार्क और विल रोड्स खाली यहाँ पे नाम है, इनके भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थे। अगला मैच 2021 से अगर हम स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट सही से कर पाएंगे हम। तो ये मैच भी हुआ था चेस्टर स्ट्रीट में। डरहम ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, 184 का 4 ही विकेट उन्होंने खोए थे। यहाँ पे भी सिर्फ उन्होंने 5 विकेट खोए थे, यहाँ पे 4 विकेट खोए थे। फिर से ग्राहम क्लार्क के कुछ स्टार्स आपको दिख जाते हैं, बाकी ऑब्वियसली विन स्टोक्स तो नहीं है। और यहाँ पे बॉलरों में से खाली मोस्टली अवेलेबल है जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस सीजन में। और इस ग्राउंड पर भी इनके बारे में बहुत बातें करनी है, तो देखते रहना बस। ये और मैक्सवेल इन दोनों का लगभग सेम ही रोल हो रहा है, ठीक है। दोनों ही 1-2 पायदान ऊपर नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग भी सेम रोल हो रहा है। लेकिन मोस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, मैक्सवेल से तो कई गुना ज़्यादा। मैक्सवेल को लोग बस मतलब नाम के बेसिस पे कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं, नहीं तो मेरे को नहीं लगता अभी तक एक भी मैच आया होगा जहाँ पे मैक्सवेल ड्रीम टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन बने होंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी है मोस्टली के परफॉर्मेंस है। बाकी माइल्स और ब्रिग्स अवेलेबल नहीं है। बर्मिंघम यहाँ पे चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पे भी आपको हेन दिख जाते हैं। इनके भी कुछ नाम है, इनके भी कुछ बातें हैं, करेंगे आगे। रोड स्क्वाड में है लेकिन खिला नहीं जाता। बाकी बॉलरों में से कार्ड्स बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से कभी कभार परफॉर्मेंस इनके आए हैं, कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। बॉर्टविक बॉलिंग नहीं अवेलेबल नहीं है, स्टोक्स भी नहीं है, ट्रेवस की खाली 1 विकेट। तो यहाँ पे डरहम ने मैच जीत लिया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन समझने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहे हैं। खाली हेन के रन से रोड्स तो खिलाए नहीं जाते, हेन के रन से जो स्क्वाड में भी है खेल भी सकते हैं, लेकिन इनके बारे में भी कुछ डाउट्स हैं, बातें करेंगे आगे। अगला मैच और पहला मैच जो बर्मिंघम में हुआ, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी और यहाँ पे बहुत रन्स नहीं बना। अभी तक अगर आप स्कोर्स देखोगे, देखो 151 153 चेस हो गया, ये 185 डिसेंट स्कोर है आप कह सकते हैं। उसके बाद 163, ठीक है, उसी रेंज में चल रहा है, 8 साढ़े 8 के बीच में रन रेट। यहाँ पे भी 164 ही बना। रोड्स के परफॉर्मेंसेस यहाँ पे भी है, माइल्स इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। बर्मिंघम चेस वापस से नहीं कर पाई, फिर से उसी रेंज में स्कोर या उससे नीचे ही स्कोर। रोड स्टोक्स वापस से नाम आया, लेकिन वापस से वो नहीं खेल रहे हैं। बाकी बॉलरों में से ट्रेवास्किस दिख जाएंगे आपको और बेन रेन जो कि अवेलेबल हैं और बॉलिंग करा रहे हैं। बाकी कोई या तो अवेलेबल नहीं है तो बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। पॉट्स का मेरे को नहीं समझ आ रहा है, पॉट्स तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन क्यों उनको खिलाया नहीं जा रहा है यहाँ पे नहीं पता मेरे को। पिछले सीजन का मैच जो पहला मैच था बर्मिंघम पे, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, उसी रेंज में स्कोर बना। इस बार भी डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, जगह में माइकल जोन्स के स्टार्ट थे, कॉफलिन नहीं खेल रहे। बॉलर में से माइल्स, ब्रिग्स इनमें से कोई नहीं है। हेनरी ब्रुक्स के 3 विकेट और लिंटॉट
बाकी बर्मिंघम ने यहाँ पे चेस कर लिया था बेंजामिन के बदौलत, नहीं तो रन रेट वहाँ पे ही चल रहा था जैसे चल रहा था पिछले मैचेस में 8 साढ़े 8 के बीच में। बेंजामिन ने यहाँ पर बहुत तेज तरार पारी खेली और बहुत इजीली मैच को चेस करवा दिया। बॉलरों में से त्रिवास्किस और कार्स, इनमें से कार्स नहीं खेल बॉलिंग करा रहे हैं, कॉफलिन अवेलेबल नहीं है और त्रिवास्किस का नाम है, एक दो बार इनका नाम आया है। पिछले सीजन का जो आखिरी मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुआ, रन और कम होता गया। इस बार भी डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, तो अभी तक मेरे ख्याल से हर मैच पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी है जो 5 मैचेस अपने देखे हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी पहले बल्लेबाजी, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी, ये वाला भी, और आखिरी मैच में भी डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे एकर्सली नहीं है, कॉफलिन भी नहीं है, बेन रेड के कुछ रन हैं, माइल्स नहीं है, ब्रिग्स नहीं है। इन दोनों के नाम कई बार आ चुके हैं इस फिक्चर में, लेकिन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। बर्मिंघम ने चेस कर लिया, जिसको लीड किया था डेविस ने, और बेथेल ने कुछ रन बनाए थे। बाकी रेन के 2 विकेट्स हैं। रेन एनीवेज वो बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, इस ग्राउंड पे हमने कई बार बात करके रखी हुई है, तो वो है। बाकी अभी तक तो देखो बहुत रेलिवेंट कोई नाम नहीं आया है, आप देख सकते हो। या तो वो प्लेयर नहीं है अवेलेबल, या तो वो प्लेयर रोल बदल चुका है, या तो वो नहीं, मतलब खेल ही नहीं रहा, स्क्वाड में ही नहीं है, ठीक है, या तो स्क्वाड में है खेल नहीं रहा, ऐसा है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आखिरी मैच जो इस सीजन का मैच है, अगर हम उसको नोटिस करें तो थोड़ा बहुत रेलिवेंट तो होगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुई, आप नोटिस कर सकते हैं, रन तो यहाँ पे बनने से रहा। इस फिक्चर में एक मात्र मैच था जहाँ पे 184 बना, और एक मैच जहाँ पे 160 प्लस का टारगेट 16 ओवर में चेज हो गया, 16-17 ओवर में। इसके अलावा रन यहाँ पे बहुत ही कम बन रहा है, 8 साढ़े 8 रन रेट के बीच में मामला रह रहा है। चेज शायद हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन फिर भी रन रेट तो कम ही है। यहाँ पे भी देखो रन कम बना, रॉबिन्सन और टर्नर ने रन बनाया। ब्रिग्स यहाँ भी विकेट लिया था उन्होंने, जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे, अवेलेबल नहीं है। बाकी वोक्स और हसन अली भी अवेलेबल नहीं है। लो एक और नाम ऐड कर लो, वोक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं जिनके परफॉर्मेंसेस थोड़े बहुत हैं। बर्मिंघम ने यहाँ पे चेस कर लिया था लड़ते मरते कैसे करके। डेविस के रन थे, बेथेल ने 2 बार रन बनाए हैं चेस करके 20 प्लस का, यहाँ पे उनके रन थे, और येट्स। और बाकी बॉलरों में से बेन ब्रेन वही है, चेस्टर स्ट्रीट का ग्राउंड हो, बेन ब्रेन बॉलिंग सेकंड करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैप्टन मसल मटेरियल बन जाते हैं। बाकी साउटर त्रिवास्किस के कुछ नाम हैं, एक दो करके विकेट उन्होंने कभी निकाल के रखे हुए हैं, और पार्टनर। अभी देखो मामला ये है कि जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स थे, जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिग्स हो गए, माइल्स हो गए, ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं हेड टू हेड से, वो है मैचेस कैसे जा रहे हैं। मैचेस यहाँ पे थोड़े से फंस रहे हैं। हमने मेरे ख्याल से एक भी बार किसी टीम को ऑल आउट होते हुए नहीं देखा है। 9 विकेट भी गिरे हैं यहाँ। अच्छा, एक बार यहाँ पे हुआ था 10 विकेट गिरा था बर्मिंघम का, 8 विकेट भी गिरा था, और यही एक बार है जब ऑल आउट हुई होगी कोई टीम, लेकिन रन भी उतना नहीं बन रहा है। 180 प्लस भी एक बार बना है, 170-60 के बीच में ही मामला रह रहा है, 8 साढ़े 8 रन रेट के बीच में ही, आप अगर 20 ओवर का कैलकुलेट कर लो तो, ठीक है। तो ये फिक्सचर जो दिख रहा है हमें कि ये फिक्सचर थोड़ा फंस रहा है, रन्स भी नहीं बन रहे हैं, विकेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं कि रन्स कम बन रहे, चलो विकेट्स गिर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट स्क्वाड और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स थे वो या तो अवेलेबल नहीं है, या तो स्क्वाड में है खेल नहीं रहे, या तो स्क्वाड में ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है नाम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो। अगर हम बर्मिंघम वाले मैचेस को फोकस में रखें पिछले 2 सालों में, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने मिली। और हाँ, डरहम ने यहाँ पे बैटिंग करी है हमेशा ही। अगर आखिरी हम 6 मैचेस की बात करें तो हमेशा डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी है। तो अगर आज डरहम पहले बल्लेबाजी नहीं करती है तो वो एक चीज़ नया हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन जो भी है, अगर हम 2021 के और मैच को देखेंगे तो 164 रन बनाया था, वो भी 8 विकेट खो के, ठीक है। करंट स्क्वाड में आपको रोड्स तो दिख जाएंगे, लेकिन वो खिलाया नहीं जा रहे हैं, बाकी उनके बैटिंग से ही परफॉर्मेंस थे। और बर्मिंघम ऑब्वियसली इसको चेज नहीं कर पाई थी, यही एक लौता मैच भी था जहाँ पर कोई टीम ऑल आउट भी हुई होगी। स्टोक्स थे जो अवेलेबल नहीं है, पॉट्स अवेलेबल नहीं है, कार्स ये बॉलिंग नहीं करा रहे, बॉर्थविक भी अवेलेबल नहीं है, रेन और त्रिवास्किस आपको मिल जाएंगे जिनके एक करके विकेट से बॉलिंग सेकंड रेन इफेक्टिव एनीवेज होते हैं, तो वो है। तो यहाँ पे खाली रेन और त्रिवास्किस मिल रहे हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, जो पहला मैच भी था, यहाँ पे भी रन कम बना था, 158, यहाँ पे बना था कितना देखो 164, यहाँ पे बना था 158, तो आसपास ही है मामला तो, ठीक है। जोन्स के कुछ रन्स थे, बाकी हेनरी ब्रुक्स ये एक नाम आपको मिल रहे हैं जिन्होंने 3 विकेट निकाला था, बाकी 1-2 विकेट है। बर्मिंघम की तरफ से बेंजामिन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस करके क्रिएट करके दिया था। अगर वो यहाँ पे नहीं रहते तो मामला वहीं पे चल रहा था 8 साढ़े 8 के रन रेट के बीच में। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे 16 ओवर में 162 रन उन्होंने बनाए। और त्रिवास्किस जो है, इनके दोनों मैच में आपको नाम देखने मिल रहे हैं जिन्होंने 1 विकेट 2 विकेट निकाल के रखे हुए हैं।
हालांकि बहुत इफेक्टिव तो नहीं था लेकिन था। बाकी कार्स तो नहीं बॉलिंग करा रहे हैं और कॉफलिन की है। कार्स के मोस्टली आपको रिकॉर्ड जो है बॉलिंग से ही देखने मिलेंगे मेजॉरिटी ऑफ द फिक्सचर्स में, लेकिन अभी उनका रोल बदल चुका है कुछ टाइम के लिए, तो कम से कम जब तक वो फिट नहीं हो जाते बॉलिंग करने के लिए तो वो है। ठीक है, तो ये रही हेड टू हेड की चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो था मैंने आपको दिखा दिया। आगे हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे और कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व करी होगी किसी प्लेयर्स के स्टेट के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे हमने बिल्कुल बहुत पहले एक मैच कवर करा था, मेरे ख्याल से सेकंड मैच था वो, सेकंड या थर्ड मैच होगा। उसके बाद हमने कोई मैच कवर नहीं करा था। तो अभी अगर हम इस ग्राउंड के बारे में बात करें कि इस ग्राउंड पे क्या होता है, देखो ये ग्राउंड वन ऑफ द ग्राउंड्स है जहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम अपने मैचेस खेलती है। तो ये ऐसी वैसी ग्राउंड नहीं है कि कोई भी आके रन बना के चला जावे या कोई भी बॉलर आके विकेट लेके चला जावे। सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे रन भी बन सकते हैं, थोड़ा कम ही आपको बनता हुआ दिखेगा। आपने ऊपर हेड टू हेड में भी देखा, एक में 164 डिफेंड हो गया था 2021 में, दूसरे में भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 159 ही बनाए थे, चेज बेहतर हुआ था। तो यहाँ पे ये है कि रन यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे जो स्पिनर्स होते हैं ना, लेग स्पिनर तो मतलब है ही, इवन ऑफ स्पिनर्स को भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलता है, जिसके वजह से ओवर द ईयर्स यहाँ पे बर्मिंघम ऐसे स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे बॉलर्स को निकाल पाई है। अभी रिसेंटली भी अगर आप देखोगे इनके पास लिंटॉट होते हैं, ब्रिग्स होते हैं, मूसली होते हैं, मैक्सवेल भी हैं। तो 4 स्पिनर्स तो ये खिलाते थे, अभी 3 के साथ ही काम चल रहा है, लेकिन 4 स्पिनर्स ये खिलाते थे। पहले भी अगर आप देखोगे तो और भी इनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स होते थे। तो चीज़ें ऐसी रही हैं, ठीक है। और ये हर फॉर्मेट में, मतलब सिर्फ T20 में नहीं, वनडे में भी ये वही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स का एक रोल रहता है। डोमिनेट शायद हर बार नहीं करते, देखो 4 ओवर में हमेशा स्पिनर्स को भतेरा विकेट्स मिल जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो उनका काफ़ी रहता है। कभी कभी विकेट्स भी निकाल देते हैं, अगर वो विकेट्स निकालने आ जाए तो सामने वाली टीम का कोलैप्स हो जाएगा, ये भी आप समझ सकते हो। तो देखते हैं, ठीक है। देखो ये पहला मैच है, इस सीजन के मैचेस देख लेते हैं। 98 पर निपटा दिया था लैंकाशायर को। मैंने अभी क्या बोला, स्पिनर्स का रोल आता है, हमेशा विकेट शायद ना मिले, लेकिन अगर उनको भतेरा विकेट्स मिल गया तो बैटिंग कोलैप्स हो सकता है। जैसे पहले ही मैच पे आपको एक चीज़ दिख रही है, मोस्टली 3 विकेट, ब्रिग्स 4, ये दोनों फिंगर स्पिनर हैं, और लिंटॉट के भी 2, जो कि इस सीजन में उतने अच्छे फॉर्म पे भी नहीं है, ठीक है। हर मैच में विकेट नहीं मिल रहे, रन पर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे 2 विकेट उन्होंने निकाला था। बाकी तो 9 विकेट, 10 विकेट, इवन मैक्सवेल भी इन्होंने, जो ये भी स्पिनर ही है, तो 10 के 10 विकेट स्पिनर से निकाल दिए। 98 पर निपट गई लैंकाशायर की टीम। लैंकाशायर की टीम समझ रहे हो ना आप, वहाँ पे सॉल्ट है, वेल्स है, लिविंगस्टोन, ना जाने कितने बड़े बड़े नाम, बटलर वगैरह भी अगर खेल रहे होंगे तो बड़े बड़े नाम है, लेकिन फिर भी 98 रन, मिचेल वगैरह तो थे ही, मिचेल, कॉलिन ग्रैंडम वगैरह रहे होंगे, तो 98 में निपट गई टीम। बर्मिंघम ने चेस कर लिया बहुत इजीली। येट्स और डेविस ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन दोनों के साथ में या कम से कम एक प्लेयर के चलने ना चलने के ऊपर बर्मिंघम की बैटिंग बहुत डिपेंड करी है इस सीजन में, ठीक है। ये दोनों परसेंटेज प्लेयर भी हैं, तो मैं खास कुछ नहीं बता रहा आपको, लेकिन है। और यहाँ पे भी 3 विकेट जो गिरे थे लैंकाशायर ने निकाले थे, वो भी स्पिनर्स ने ही निकाले थे। तो नोटिस करो, जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। पहले इनिंग्स पे तो आपको दिख ही रहा है कि 98 पर टीम निपट गई, दूसरे इनिंग्स पे भी 14 ओवर में 99, मतलब ये बहुत खास कुछ बल्लेबाजी इन्होंने भी नहीं की थी, 7 के नीचे रन रेट था। वो तो चलो अच्छा हुआ, 99 का टारगेट था, उन्होंने संभाल के खेला होगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर शायद 150 160 के ऊपर टारगेट रहता तो शायद क्या पता इनके विकेट गिर जाते। अच्छा, अगला मैच, यहाँ पे अचानक से देखो रन कितना ज़्यादा हो गया और स्पिनर्स का रोल भी नहीं आया, ठीक है। तो 214 रन बन गया। बर्मिंघम चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 203 रन उन्होंने बनाए थे। यहाँ भी स्पिनर्स के विकेट हालांकि थे, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। प्लेयर्स कौन कौन से थे, ब्रुक्स, इनके कभी कभार विकेट्स रहते हैं, ये बेसिकली बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभार बॉलिंग फर्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लेने लायक प्लेयर तो हैं। बाकी मोइन अली नहीं है। हेन, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है इस ग्राउंड पे, और काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं इन्होंने, ऐसा मजा नहीं, बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं। बीच में इंजरी की वजह से आप खेल नहीं रहे थे, अभी स्क्वाड में है, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में भी नहीं खेले, रेस्ट दिया जाए उनको, क्योंकि इस मैच का बेसिकली कोई मतलब इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो देखना पड़ेगा आगे। बाकी मोस्टली इस नाम को भी नोटिस करना, पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट, 2 विकेट जो एक ही स्पिनर ने निकाले थे, कैल्विन हैरिसन जो लेग स्पिनर है, ठीक है। लेग स्पिनर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा पार्किंसन का 1 विकेट था जो लेग स्पिनर थे, लिंटॉट के 2 विकेट जो भी लेग स्पिनर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 विकेट जो स्पिनर को मिले वो कैल्विन हैरिसन थे जो भी लेग स्पिनर है। रन यहाँ पे काफ़ी बने, चेस हालांकि नहीं हुआ। अगला मैच बर्मिंघम बनाम डर्बीशायर का मैच हुआ, 203 रन बनाए थे डेविस। और अब एक चीज़ नोटिस करना कि डेविस और येट्स दोनों अगर साथ में चल जाए ना तो बर्मिंघम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर ही बनाती है, यहाँ से कि यहाँ पे चले। उसके बाद हेन फिर से देखो बड़ा स्कोर, और नॉट आउट भी माउसली के स्टार्ट, वोक्स, स्पिनर्स के 3 विकेट, इनमें से मैकेनन जो थे, जो आपको पता होगा उतने कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं है मेरे ख्याल से। इस मैच के बाद तो किसी मैच में उन्होंने ढंग से विकेट भी नहीं लिया, तो उन्होंने भी यहाँ पे 3 विकेट निकाला था जो लेग स्पिनर है, बराबर। अच्छा, डर्बीशायर ने चेस कर लिया रन को, जहाँ पे भी आपको माउसली के विकेट दिख रहे हैं, ब्रिग्स, मोइन अली, सारे के सारे स्पिनर्स, और माइल्स का 1 विकेट।
अभी देखो यहाँ तक हमने क्या देखा, स्पिनर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, पेसर ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं, तो भतेरा रन बन रहा है 200 के ऊपर, तो 4 बार ही बन गया है भाई साहब दो मैचेस में। पहले मैच में हमने देखा स्पिनर्स ने डोमिनेट करा तो बैटिंग कोलैप्स हुआ। अभी यहाँ पे वापसी आ जाओ, देखो क्या हो रहा है, फिर से जैसे कि स्पिनर्स ने डोमिनेट करा, स्पिनर्स ने 6 विकेट, 137 पर निपट गई टीम। हेल ने यहाँ पे भी स्कोर बनाए थे लेकिन खास कुछ नहीं, और डेविस और पेसर्स का अपर हैंड। नॉर्थम्पटनशायर सोची होगी कि क्या ही इजी टारगेट है, चलो बना लेंगे, लेकिन उनको भी यहाँ पे चेस नहीं करने दिया और 107 पर रोक दिया 20 ओवर खिलवा के। ठीक है, डोमिनेट करा किसने, माउसली और मैक्सवेल और मोइन अली और ब्रिक्स भी, तो 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। ऊपर भी ऐसी चीज़ आपने देखी थी, याद आया है, यहाँ पे भी सेम चीज़। तो स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल रह रहा है आप समझ रहे हो ना। पेसर्स शायद ज़्यादा हो, विकेट ज़्यादा निकाल के जाए, लेकिन अगर बात डोमिनेशन की आए बॉलिंग से, तो वो रोल तो स्पिनर्स के लिए बरामद है। अच्छा, तो यहाँ पे भी रन चेस नहीं हुआ और बैटिंग फर्स्ट टीम जीत गई। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि स्पिनर्स का कुछ रोल नहीं आया, तो रन फिर से बन गए 228 रन। येट्स और डेविस दोनों के अच्छे स्टार्ट से रन फिर से बना। मैक्सवेल, माउसली, बेंजामिन, माउसली के यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हैं, ठीक है, बैटिंग से भी जब मौका मिलता है, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं वो, लेकिन मौका मिलता है रन बनाते हैं। बॉलिंग से भी विकेट्स हैं। बेंजामिन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, अगर वो बैट फर्स्ट करते हैं तो देखने लायक प्लेयर है। पेसर स्पिनर के बराबर के विकेट्स, वो तो शायद चेज नहीं कर पाई, लेकिन रन उन्होंने भी ठीक ठाक बनाए थे। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि माउसली, ब्रिक्स, ये 6 विकेट्स उन्होंने स्पिनर से निकाले थे और बाकी 3 विकेट्स पेसर्स के लिए। तो यहाँ पे जो मामला है, देखो पेसर्स से ज़्यादा विकेट निकालेंगे वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर बात डोमिनेशन की आए, अगर कोई टीम को बॉलिंग से अपना को डोमिनेट करना है, रन पे कम रन पे रोकना है, तो वो काम के लिए आपको स्पिनर्स चाहिए। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि इस मैच में जितना ज़्यादा हो सके स्पिनर्स लेके चलो। अभी ज़रूरी नहीं है कि स्पिनर्स रख लो तो वही काम पे आ जाएंगे, नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स नहीं चले आज के मैच में और रन बन जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ही बॉलर का कुछ काम हो यहाँ पे तो वो स्पिनर्स हैं। बाकी पेसर्स का क्या है कि अगर वो डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ जाते हैं तो उनको विकेट्स मिल सकता है, वो मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं आप, पेसर्स रख के चलोगे, वो तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर डोमिनेशन की बात हो, सामने वाली टीम को 130 या 120 के नीचे रोकना हो, तो वो काम खाली स्पिनर्स कर सकते हैं, और ये चीज़ हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। बाकी कुछ प्लेयर्स यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेन अगर खेलते हैं तो बिल्कुल लेने लायक प्लेयर हो जाते हैं, बाकी कितने फिट होंगे मेरे को नहीं पता। माउसली, मैक्सवेल की भी बॉलिंग काम पे आ जाती है। एलेक्स डेविस, येट्स, ये कुछ नाम हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है डरहम की तरफ से। अभी देखो ये जो कंडीशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिन हेल्पिंग कंडीशन है, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलता है, ठीक जैसे चेस्टर लिस्टेड का ग्राउंड भी है। तो वहाँ पे हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो प्लेयर्स को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ भी हम वही करेंगे, क्योंकि हेड टू हेड से तो कुछ रिकॉर्ड हमें मिलने से रहा। ठीक है, तो ग्राहम क्लार्क के देखो कुछ रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कभी कभार कुछ स्टार्ट्स हैं, और ये प्रेडिक्टेबल प्लेयर कभी भी नहीं है। और जितने सारे स्पिनर्स हैं बर्मिंघम के पास, अगर एक आध वो पहले लगा देते हैं, ठीक है, चाहे वो मॉसली हो या मैक्सवेल हो, तो मुझे लगता है ग्राहम क्लार्क के लिए दिक्कतें बन सकती हैं। बाकी एलेक्स लीस कुछ खास फॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं अभी तक, तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं, एक आध मैच को छोड़ दिया जाए तो। माइकल जो स्टार्ट ले रहे हैं, लास्ट मैच भी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, और ये कंडीशन काफ़ी हद तक चेस्टर लिस्ट की कंडीशन की तरह ही है। तो अगर आप चाहो इनको देख सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में माइकल जो और बैटिंग सेक्शन में लीस, मैं हमेशा कहता हूँ ओल्ड लोकेशन कीपर सेक्शन में होंगे, लेने लायक ऑप्शन है और काफ़ी लोग इनको ले भी रहे हैं। ब्रैडन कार्ड्स देखो बैटिंग ही कर रहे हैं, बॉलिंग तो नहीं करा रहे हैं अभी, उनके आप कितना भरोसा करोगे ये कंडीशन पे, सिर्फ बैटिंग के लिए, वो आपके ऊपर है। मैं तो अपने टीम में नहीं ले रहा। एशन टर्नर बॉलिंग काम पे आ जाएगी इनकी, तो इनको लेना पड़ेगा, और बैटिंग भी अभी अच्छा कर रहे हैं, पहले स्टार्ट ले रहे थे फिनिश नहीं कर पा रहे थे, अभी फिनिश भी कर रहे हैं। उसका त्रिवास्किस रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत हैं, और ये एक लौते प्लेयर हैं डरहम की तरफ से जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, जो पिछले 2 जो मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे उनके में उनका नाम है। बहुत खास तो नहीं है लेकिन है, साउटर मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे भी मुझे लगता है ड्रिसल के साथ टीम आ जाएगी इस मैच पे, और ड्रिसल ने लास्ट मैच में भी पहले ओवर में आके विकेट निकाला था, रन भले ही दिए होंगे, तो फिर से मुझे लगता है इनका इंपॉर्टेंस आएगा। और मैंने जैसा बताया था आपको कि ड्रिसल और त्रिवास्किस अगर दोनों साथ में खेलते हैं तो त्रिवास्किस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तब जाके त्रिवास्किस अटैकिंग रोल लेंगे और विकेट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे जो हमारे कोर को बनाएंगे डरहम की तरफ से, इन दोनों में से किसी एक को लेना। लीज बैटिंग सेकंड में, जोन्स बैटिंग फर्स्ट में। रॉबिन्सन लिया जा सकता है, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा। एशन टर्नर भी लिया जा सकता है, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। उसके बाद ये जो दोनों स्पिनर्स हैं, कोशिश करना इन दोनों में से अगर एक को लिया जा सके तो साउटर मस्ट हैव है। ठीक है, तो ये 4 आपके लिए हो गए। बाकी जिनको हम ऐड, कौन से 4 मैंने बताया फिर से बता दूँ, लीज और जोन्स में से कोई एक, रॉबिन्सन, टर्नर, साउटर, ये 4 आपके कोर को बनाएंगे। इसके बाद जिन प्लेयर्स को आप ऐड कर सकते हो, बेन ब्रेन अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो,
और ट्रेवास्किस और ड्रिसल में से किसी एक को तो लेकर चलने की कोशिश करना। मेरे ख्याल से ट्रेवास्किस का रोल थोड़ा अटैकिंग हो सकता है, बाकी बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हो, मेरा प्रायोरिटी थोड़ा वो होगा। बाकी आप किसी को भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एक्स्ट्रा स्पिनर मेरे ख्याल से यहाँ पे लेना सजेस्टेड है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं वारिक शाह की तरफ से, तो एलेक्स डेविस ठीक ठाक है, प्रेडिक्टेबल प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर, मतलब इन दोनों ओपनर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो लेके चलो एलेक्स डेविस और येट्स को। उसके बाद बेंजामिन है, बेंजामिन के हेड टू हेड में अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, और अगर ये बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो बैटिंग सेकंड में लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल माउसली मस्ट हैव है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन रहे हैं। मैक्सवेल कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक तो परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं किया है, लेकिन बैटिंग भी मिल रही है, बॉलिंग भी 3-4 ओवर करा रहे हैं, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। माउसली तो चलो है ही जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मैक्सवेल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है तो क्यों ना ले भाई। उसके बाद बेथेल के जगह पे मुझे लगता है हेन को मौका मिलेगा, अगर हेन खेलते हैं तो। अगर खेलते हैं तो टीम में हो जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा वो खेला जाता है या नहीं। उसके बाद बर्नार्ड है, डोमिनिक ड्रेक्स इस मैच में खेलेंगे हसन अली की जगह पे। ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस उनका नहीं था जब वो लास्ट मैच भी खेले थे यॉर्कशायर के होकर, लेकिन क्या होता है ना कि फॉरेनर्स जो भी आते हैं इस वाइट क्लास में, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 4-5 सालों में, कि जो भी फॉरेनर आता है पहले 1-2 मैचेस अच्छा करता ही है, तो अगर ये खेलते हैं जो खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इनको ले सकते हो। ओ स्टार भी उसके बाद खेल रहे थे, लास्ट मैच में कुछ खास उन्होंने करा नहीं, बहुत रन के लिए गए थे। लिंटॉट और हेनरी ब्रुक्स, लिंटॉट लास्ट मैच में उन्होंने विकेट निकाला है, बहुत बड़े विकेट टेकर हैं, लेकिन इस सीजन में उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन अगर ये अपने कॉन्फिडेंस में वापस आते हैं तो ये ग्राउंड उनको बहुत पसंद होता है। पहले ये बहुत विकेट निकालते भी थे, इस सीजन के पहले मैच में भी 2 विकेट निकाला था। हालांकि अभी थोड़ा उतना वो नहीं चला है इनका, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये लेग स्पिनर है, तो देखा जा सकता है इनको बिल्कुल। तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, एलेक्स डेविस तो रख के चलो ही, क्योंकि कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे देंगे। येट्स भी रख के चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको छोड़ने का कोई मतलब बनेगा बैटिंग सेक्शन से। उसके बाद माउसली मैक्सवेल दोनों मस्ट हैव है। बाकी नीचे बॉलरों में से मेरा किसी पे भी कुछ वैसा वो नहीं है, 4 प्लेयर्स ये आपको कोर बना देंगे। उसके बाद बेंजामिन आप ले सकते हो, अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो कीपर सेक्शन में होंगे, तो वही एक दिक्कत है कि बहुत सारे कीपर्स हो जाएंगे आपके लिए। तो लिंटॉट एक ऑप्शन होंगे जिनको आप देख सकते हो, और हेनरी ब्रुक्स, ठीक है। हेन को मैं अभी के लिए कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है हेन शायद रिस्क ना लिया जाएगा इस मैच में, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो बेंजामिन की जगह भी इनको ले लेना। बेंच में रोड्स होंगे, रोड्स के रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता है तो बात नहीं करते हैं, बाकी रिकॉर्ड्स उनके थोड़े बहुत हैं, आपने देखा होगा। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो साउटर और क्लार्क, इनके परसेंटेज डिसेंट है। क्लार्क का ऐसा कुछ कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं आया कि लोग कैप्टन बनाने लग जाए, बट वही है, ओपनिंग करते हैं और जल्दी हिट करने लग जाते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को लोग पसंद करते हैं T20 में। और साउटर ने बहुत विकेट्स निकाले हैं इस सीजन में, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा ही, बॉलिंग सेकंड में उतना इफेक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे एनीवेज इनको लेके चलना। उसके बाद लीस और रॉबिन्सन तो अच्छा कर रहे हैं, लीस फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप ले सकते हो। हालांकि रिकॉर्ड्स भी कुछ खास नहीं है। बेन ब्रेंट बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड में कैप्टन वाइस मटेरियल होते हैं, हेड टू हेड में थोड़ा बहुत नाम है। और आशिन टर्नर, वारिक शाह का ऊपर माउसली मैक्सवेल, इन दोनों के आसपास लोग जाएंगे। मैं भी सजेस्ट यही करूँगा, स्मॉल लीग खेल रहे हो इन दोनों के साथ ही चले जाओ, बेकार में रिस्क ना लो, क्योंकि ये इनको एक्सपोजर भी मिल जाता है बैटिंग से, बॉलिंग भी पूरा कराते हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, स्पेशली माउसली तो बिल्कुल ही। मैक्सवेल का थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। उसके बाद हेन और येट्स, बॉलिंग पे लिंटन एक ऑप्शन है, और बाकी बेंजामिन और डेविस जो कीपर सेक्शन में होंगे। बाकी हेन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली लेना, मैंने हेन को इसीलिए रख रखा है। अगर वो नहीं खेलते हैं तब जाके ये बाकी ऑप्शन जो बेंजामिन हो गए या येट्स हो गए, ये कुछ ऑप्शन बनते हैं। तो ये 7 प्लेयर्स जो हैं लगभग कॉन्फर्म्ड है कि ये मेरे टीम में होंगे। बाकी मैं ऑप्शन बता दूं, कीपर सेक्शन में ये चारों ही लेने लायक है, ग्राहम क्लार्क भी लेने लायक है, बेंजामिन भी लेने लायक है। बेंजामिन अगर ले रहे हो तो बैट दोनों में से किसी एक को ले सकते हो आप, जो भी बैट फर्स्ट कर रहा हो। बैटिंग सेकंड में लेने की जरूरत नहीं है, ग्राहम क्लार्क प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है, और अगर इतने सारे स्पिनर्स हैं इस टीम के पास, वार्विक शाह के पास, अगर वो एक आध स्पिनर पहले इनको सामने इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो मुझे लगता है ग्राहम क्लार्क के लिए और दिक्कतें बन सकती हैं। बैटिंग सेक्शन में ये दोनों तो है ही, येट्स और टर्नर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, अगर हेन खेलते हैं तो पहले तो इनकी तरफ जाना है, अगर हेन नहीं खेलते हैं तो लीस और जोन्स में से किसी एक को ले सकते हो। लीस बैटिंग सेकंड में, जोन्स बैटिंग फर्स्ट में, अगर आपको बैट्समैन लेना है। पहली बात तो वो ऑलराउंडर सेशन में ये दोनों के अलावा कार्ड्स के साथ थोड़ा बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। बाकी अगर सिर्फ बैटिंग के लिए आप देना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन बैटिंग से इन्होंने 1-2 मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा है, कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो वो बैटिंग ऑप्शन के तौर पर ही लेना, बॉलिंग तो वो नहीं करा रहे हैं। बॉलरों में से सिर्फ साउटर को मैंने रखा है, इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो वो है बेन ब्रेन। अगर वो बैटिंग फर्स्ट करवा रहे हैं, ना सिर्फ लेना है, कैप्टन वाइस मटेरियल बन जाते हैं, ये कंडीशन भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। हेनरी ब्रुक्स कंसिस्टेंट नहीं है, बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में भी इन्होंने विकेट्स निकाले हैं, ले सकते हो, ठीक है। लोग शायद लेंगे भी बॉलिंग फर्स्ट में इनको। उसके बाद लिंटॉट, थोड़े बहुत परफॉर्मेंस इनके आ रहे हैं ऑफ लेट इस ग्राउंड पे, अगर वो फॉर्म पे रहते तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते। ये तो लेग स्पिनर भी हैं, मैं कहूँगा कि अभी भी लिया जा सकता है एनीवेज इनको, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा। बाकी अगर ड्रेक्स खेलते हैं,
जो यहाँ पे लिस्टेड भी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो खेलेंगे। तो ड्रेक्स को लिया जा सकते हो। ड्रेक्स का ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस तो आया नहीं था पिछले सीजन में भी, लेकिन वही बात है कि नए फॉरेनर जो भी आते हैं वो परफॉर्म करके जाते हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में, ऐसा देखा गया है। तो उस हिसाब से ठीक है। तो बाकी की जो स्लॉट है 4 प्लेयर्स का, वो किसको कहाँ पे लेना है, कब लेना है, मैंने बता दिया, वो आप ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैक्सवेल और मॉसली के साथ ही जाओ, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा। और दोनों के परफॉर्मेंस भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली मॉसली कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन आप मैक्सवेल को बना सकते हो। डरहम की तरफ से एक ही प्लेयर का नाम मैं लूंगा, वो है साउटर। बाकी मुझे नहीं लग रहा किसी पे भी आप जाओगे। बिन रेन अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो वो एक ऑप्शन बन जाएंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है लिनटॉट। लिनटॉट ने लास्ट मैच में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, उसके बाद भी लोग उनको कम ले रहे हैं। 3 विकेट भी निकाला था, 25 के ऊपर कुछ रन भी बनाया था। तो ऐसा ही परफॉर्म करते हैं लिनटॉट जिस दिन चलते हैं, तो ये एक ऑप्शन हमेशा बने रहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहोगे स्मॉल लीग में। थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रन्स कम ही बनना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पे कभी कभार हमने बहुत रन्स भी बनते हुए देखे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही टीमों के पास काफ़ी सारे स्पिनर्स हैं और ऐसे स्पिनर्स भी हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि रन थोड़ा कम बनेगा। और ओवरऑल जो हेड टू हेड में हमने देखा है, ऐसा ही सीन यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे 160-170 के भीतर मामला रहेगा रन का। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।